नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हम डेली आपके 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पूरी तरह से आपके सिलेबस पे आधारित हैं। और अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट देखेंगे और इसके साथ ही चैनल पर एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है यूथ कंपटीशन टाइम्स के, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट कराए गए। अगर आप दोनों प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लेंगे तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है डेली शाम को 5 बजे आएंगे और इसमें हम डेली 25-25 क्वेश्चन करके आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए, आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। एक इससे पहले वीडियो कल आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था। देखिए, इसमें मैं आपको बहुत बेसिक जानकारी नहीं दे रही हूँ कि आईसीडीएस स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, क्या है, क्योंकि ये सारी थ्योरी आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। चैनल पे सारे वीडियोस थ्योरी के पड़े हुए हैं। अगर आपको आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक बार थ्योरी पोर्शन देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था? 1977 में, 1978 में, 1980 में या 1985 में? ठीक है, तो देखिए, जो आपकी आईसीडीएस योजना थी इसको सन 1978 में बंद कर दिया गया था। कब? 1978 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय सरकार किसकी थी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसकी सरकार के तहत आईसीडीएस योजना को बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार थी उस टाइम? उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है कि आईसीडीएस स्कीम को 1998 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसको फिर से चालू कब किया गया था? इसको क्या किया गया? बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर से पुनः इसको शुरू किया गया था। तो इसको पुनः शुरू किया गया था आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यानी कि जो आपका 10th 5 ईयर प्लान था उसमें इसको एक बार बंद करने के बाद पुनः चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व और गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना कार्य है किसका? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का, मुख्य सेविका का, एएनएम का या आशा का? तो ये किसका काम है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का कार्य है। ये किसका कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का। आगे देखिए, आगे आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का क्या कार्य है? ए, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं में शिशुओं को अपना दूध पिलाने, पोषण आहार संबंधी परामर्श देना। बी है आपका दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजना। सी है किशोरों के लिए विभिन्न और योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। ठीक है, ये और नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ विभिन्न योजनाओं होगा, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। या डी, उपर्युक्त सभी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपसे कार्य पूछा गया है, तो देखिए ये जो तीनों ही कार्य हैं, ठीक है, ये क्या है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, इसी क्वेश्चन से आपको क्या चीज पता चल गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य कौन कौन से होते हैं। आप इसी क्वेश्चन के द्वारा याद भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पूरक पोषण सेवा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा, एएनएम द्वारा, आशा द्वारा या कोई नहीं? तो जो आपका पूरक पोषण सेवा है ये प्रदान की जाती है किसके द्वारा? ये आपको प्रदान की जाती है ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा सेवा प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा, एएनएम द्वारा, मुख्य सेविका द्वारा या इनमें से कोई नहीं? प्रतिरक्षा सेवा यानी कि जो आपको रोगों से बचने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स लगाए जाते हैं या जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, ये सेवा जो है आपकी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये सेवा आपकी प्रदान की जाती है एएनएम द्वारा। किसके द्वारा? एएनएम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को रेफरल सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? आपको रेफरल सेवाएं क्या होती हैं कल बताया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा, एएनएम द्वारा, एमओ द्वारा, एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, एमओ में आपके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो आएंगे, जो मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उसमें ये तीनों ही लोग शामिल होंगे। ठीक है, देखिए कार्यकर्त्री क्या है, उनको रिफर करेगी। भाई जो आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग आते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु आते हैं और जो 2 साल तक के 6 साल तक के बच्चे आते हैं, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, वो माताएं आती हैं जिनके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों की स्वास्थ्य देखभाल करना, और अगर उनको ज़रूरत है अस्पताल में भेजने की, तो ये कौन करता है, ये वो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं वो उनको अस्पताल में रिफर करती हैं। जो उनका प्राथमिक उपचार है, वो जो एएनएम कार्यकर्त्री हैं, जो एएनएम सेविकाएं हैं, वो क्या करती हैं, उनका जो प्राथमिक उपचार है वो करती हैं। उसके बाद वो चीज़ें किसको रिफ़र कर दी जाती हैं, मेडिकल ऑफिसर को, यानी कि डॉक्टर्स को। जो तीनों ही हैं ये मिलके क्या करते हैं, रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे का पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के नीचे का पद है कौन सा? सहायिका, मुख्य सेविका, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है आपका, देखिए पहले क्या होता है, पहले होता है आपका सीडीपीओ, उसके बाद होती है आपकी मुख्य सेविका। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उसके बाद आपकी आती है कौन, सहायिका। ठीक है, तो कौन आता है? ठीक है, तो सहायिका का जो पद है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे का पद है, और जबकि जो मुख्य सेविका का पद है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर का पद है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य सेविका और सहायिका के बीच की कड़ी कौन है, तो उनके बीच की कड़ी है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि पहले सीडीपीओ है, ठीक है, फिर कौन है, फिर मुख्य सेविका है, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उसके बाद कौन है, उसके बाद सहायिका है। ये हायरार्की याद रखिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती है ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर, या राज्य स्तर पर। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है ये आपको चैप्टर में भी पढ़ाया जा चुका है, किस स्तर पर कार्य करती है, ये कार्य करती है ग्राम स्तर पर। ठीक है, जबकि जो आपकी मुख्य सेविका है किस स्तर पर काम करती हैं, मुख्य सेविकाएं आपकी काम करती हैं खंड स्तर पर, यानी कि ब्लॉक स्तर पर। आगे देखिए, आगे है आईसीडीएस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस विभाग के तहत संचालित है। यानी कि जो आपका आईसीडीएस स्कीम है, आईसीडीएस योजना है, ये उत्तर प्रदेश के किस विभाग के द्वारा चलाई जाती हैं? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाई जाती हैं? तो ये जो आपका आईसीडीएस कार्यक्रम है ये चलाए जाते हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। देखिए, अगर आपको ये पता है कि आईसीडीएस स्कीम के तहत होता क्या है, कि जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उनको, गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उन सभी के पोषण की जो पोषण उनको प्रदान किया जाता है, उनको पोषण के लिए अलग अलग तरह से उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और जो प्रतिरक्षा से संबंधित चीज़ें उनको प्रदान की जाती हैं। तो अगर आपको ये पता है कि आईसीडीएस स्कीम के तहत होता क्या है, तो भी आप आसानी से इस पे क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो विभाग है वो कौन सा होगा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग होगा। देखिए, चीज़ों को रटिए नहीं, चीज़ों को समझ के पढ़िए। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट बना लेंगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने कॉमन सेंस से सही कर देंगे। लेकिन अगर चीज़ों को रटने का प्रयास करेंगे तो रट के आप सिर्फ उतनी चीजें सही कर पाएंगे जितनी आपको एग्जाम के टाइम याद आ पाएंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बनाने पर फोकस रखिए, क्योंकि तथ्य जो है, तथ्य वो चीज होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो तथ्य अपने आप याद हो जाते हैं, है ना।
चलिए आगे देखिए, आगे है भारत में सर्वाधिक आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में कार्यरत है। यानी कि पूरे भारत में किस राज्य में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो देखिए जो सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र हैं ये हैं अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितने हैं, ये हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और ये भी देख लीजिए कितने हैं, ये है आपके 1,89,309। ठीक है, यानी कि 1,89,309। ये क्या है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 1,89,309 आंगनवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। अभी देखिए आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा कहां पर है, अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर है। लद्दाख में, दिल्ली में, मिजोरम में या लक्षद्वीप में। तो देखिए जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप लिख गया है, ये क्या है आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक, जो आपके देखिए सबसे कम जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं ये कहाँ पर है, ये है आपके लक्षद्वीप में। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये लक्षद्वीप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ है, ये तो लक्षद्वीप पे है, लेकिन कम कितने, यानी कि कितने हैं, तो ये है 71। लक्षद्वीप में सिर्फ 71 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र से लाभान्वितों की कुल संख्या लगभग में कितनी है। आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आंगनबाड़ी जो सेवाएं हैं वो प्रदान हो रही हैं, यानी कि कितने लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। लगभग में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.6 करोड़ लोगों को, 1.8 करोड़ लोगों को या 2 करोड़ लोगों को। तो देखिए जो 2021 के आंकड़े हैं, ठीक है, 2021 के आंकड़ों के हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों से जो लाभान्वितों की कुल संख्या है उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा है, और वो है कितनी, वो है करीब 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़। ठीक है, अब जब हमारा 2022 का डेटा आ जाएगा तो इसके बाद ये संख्या अपडेट हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन निम्नलिखित में से किसका कार्य है। मुख्य सेविका का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, एएनएम का या ग्राम प्रधान का। तो ये किसका कार्य है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये किसका कार्य है, किस स्तर पर, विकास खंड स्तर पर। ठीक है, किसका, विकास खंड स्तर पर ये कार्य किसका होगा, ये होगा आपका मुख्य सेविका का। किसका होगा ये कार्य, ये कार्य होगा आपका मुख्य सेविका का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने के समय मुख्य सेविका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जब आंगनवाड़ी जो आपकी आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करने के दौरान मुख्य सेविका को कौन कौन से कार्य हैं वो करने होते हैं। ए है आपका घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद, बी है आपका एएनएम की रिपोर्ट की जांच करना, सी है आपका हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना, डी है आपका ए व सी दोनों। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा, इसमें आपका क्या है, जो पहला ऑप्शन है घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करना, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना, ये दोनों क्या है, ये दोनों है मुख्य सेविका के कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों का जब वो दौरा करती हैं। जबकि एएनएम की जो रिपोर्ट की जांच करना है ये उस समय का कार्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, आपके ए और सी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। आगे देखिए, आगे है मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। देखिए जहां पर नहीं आए वहां पर क्या हो जाएगा, ये अवेयर हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ नहीं एक वर्ड के चक्कर में क्या हो जाता है, पूरा पूरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके मार्क्स किस में चले जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। देखिए जहां पर आपको 1 नंबर मिल सकता था वहां पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, इससे पहला ऑप्शन है आपका परिवार कल्याण, बी है धात्री पोषण, सी है नशा मुक्ति और डी है टीकाकरण। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है,
देखिए, जिसने चैप्टर को एक बार भी पढ़ा है या जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनको एक बार भी देखा है तो उन सबको पता होगा कि परिवार कल्याण भी क्या है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। धात्री पोषण यानी कि जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनके पोषण का कार्य भी मुख्य सेविकाओं का है। टीकाकरण के में भी उनका सहयोग रहता है। लेकिन जो नशा मुक्ति है, ठीक है, ये मुख्य सेविका का कार्य नहीं है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपसे नहीं पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो ये नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है, नशा मुक्ति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। आगे देखिए, आगे है, यहां से आपके जो क्वेश्चन है ये है जो आपका विवाह वाला चैप्टर था ना उससे रिलेटेड है 10 क्वेश्चन। देखिए, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? जातिगत परंपरा को, लिंग अनुपात में असमानता को, धार्मिक कारण या जनजातीय प्रथाएं। तो देखिए, वेस्टरमार्क ने किसको कहा है? वेस्टरमार्क ने कहा है जो लिंग अनुपात में असमानता है, ठीक है, क्या है, लिंग अनुपात में जो असमानता है ये बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई जगह है, ठीक है, वहां पर लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत कम हैं और लड़के बहुत ज्यादा हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर जो लिंग अनुपात है वो समान नहीं है, वहां पर लड़कियां वो जो है नहीं मिलती हैं, इसलिए एक ही लड़की को कई कई लड़कों से विवाह करना पड़ता है। इसके जस्ट उल्टा बहुपत्नी विवाह कब होता है? जहां पर लड़के कम होते हैं और लड़कियां ज्यादा होती हैं, तो वहां पर लड़के नहीं मिलते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है, एक ही लड़के को बहुत सारी लड़कियों से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो दोनों ही विवाह है, चाहे बहुपति विवाह हो चाहे बहुपत्नी विवाह हो, ये दोनों ही किसका कारण है? इस सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है लिंग अनुपात में असमानता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये तीनों भी देखिए, ये तीनों भी कारण तो है ही है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो जो सबसे प्राइमरी कारण है वो है आपका बी, लिंग अनुपात में असमानता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बैकोफिन, वेस्टरमार्क या मॉर्गन, ठीक है। तो किसने कहा है, किसने यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है? तो ये माना है आपका मॉर्गन ने। किसने माना है? मॉर्गन ने। देखिए, मॉर्गन जो है वो यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, और जो ल्यूबॉक, फ्रेजर तथा ब्रिफॉल्ट इसके प्रमुख समर्थक हैं। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यौन साम्यवाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, तो आपको ल्यूबॉक, फ्रेजर, ब्रिफॉल्ट ये सब नाम दे दिए जाएंगे और एक अन्य नाम दे दिया जाएगा। तो जो आपको अन्य नाम दे दिया जाएगा वही समर्थक नहीं है, बाकी ये जो यौन साम्यवाद है इससे रिलेटेड है आपके मॉर्गन, ये तो मतलब इन्होंने तो दिया ही था, ठीक है। उसके बाद जो आपके ल्यूबॉक हैं, फ्रेजर हैं, ब्रिफॉल्ट हैं, ये भी यौन साम्यवाद के जो कॉन्सेप्ट है इसके समर्थक हैं। देखिए, इन लोग का मानना क्या है? इनका मानना है कि परिवार के आरंभिक काल में ना तो विवाह का अस्तित्व था और ना ही परिवार का, बल्कि पशुओं की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रता पाई जाती थी। ये किसने कहा है? ये जितने भी लोग यौन साम्यवाद के समर्थक थे उन्होंने कहा है, ठीक है। उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ये मानता है आपका मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार। तो विस्तृत परिवार का आपका मतलब है सम्मिश्रित परिवार, ठीक है। जो आपका विस्तृत परिवार है इसका अर्थ है सम्मिश्रित परिवार। देखिए, विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते, प्रायः वे एक दूसरे के नजदीकी रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें मातृ पक्ष या पिता पक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार क्या होता है? जहां पर एक ही मतलब जहां पर कई सारी पीढ़ी के लोग रह रहे हो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो, एक तरफ के लोग, यानी कि आपके पिता की साइड के लोग हो। लेकिन जो सम्मिश्रित परिवार वो क्या होता है? वो होता है कि मतलब कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी आपका जानने वाला, चाहे वो आपके माता के पक्ष का भी हो सकता है, पिता के पक्ष का भी हो सकता है, दोनों तरफ के भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो सम्मिश्रित परिवार है ये संयुक्त परिवार से भी बड़ा होता है। तो जो विस्तृत परिवार है इसका मतलब है सम्मिश्रित परिवार, इसका मतलब संयुक्त परिवार नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह या समुदाय। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका नातेदारी, ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है, ये क्या कहलाता है? नातेदारी कहलाता है। नातेदारी मतलब जैसे आप हैं, ठीक है, आपके पिता के साइड में, मतलब आपके पिता के भाई, आपकी पिता की बहन, उनके साइड के लोग, आपकी माता के भाई, आपकी माता की बहन, इस तरह से जो आगे रिश्तेदारियां चलती हैं, ये लोग क्या होते हैं? आपके नातेदारी, यानी कि आपके रिश्तेदारी में होते हैं, ठीक है। यही पूछा है, विवाह या रक्त संबंधी के रक्त संबंधी भी हैं वो आपके, क्योंकि वो आपके पिता के भाई हैं, वो उनके रक्त संबंधी, आपकी माता के भाई वो भी रक्त संबंधी है, ठीक है। यानी कि जिनका रक्त से संबंध हो, किसमें आएंगे? नातेदारी में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं क्या? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देवर विवाह या साली विवाह। तो इसको क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, इसको क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे, ठीक है। जो आपको ये थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। इसी के देखिए जस्ट अपोजिट, जब एक क्या होता है अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। और देखिए जब क्या होता है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से निम्न जाति की, निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, देखिए जब उच्च जाति की से कर लेगा तो उसको प्रतिलोम विवाह कहेंगे। और जब हिंदू पुरुष अपने से निम्न जाति की स्त्री, निम्न जाति या निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करेगा तो उसको कहेंगे अनुलोम विवाह। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनुलोम विवाह, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? यानी कि किस विवाह को इनमें से अच्छा नहीं माना गया है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह या आर्ष विवाह। तो किसको नहीं माना गया? तो देखिए इसमें जो गांधर्व विवाह होता है इसको प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना गया है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। ये जो प्रकार है, इन विवाहों को प्रशस्त कोटि का विवाह माना गया है। जबकि जो आपके 4 विवाह हैं, यानी कि कौन कौन से? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इनको अप्रशस्त कोटि का, यानी कि अच्छे विवाह, इनको नैतिक विवाह नहीं माने गए। देखिए 4 कौन कौन से विवाह के? आपके 8 प्रकार हैं, जिनमें से जो आपके 4 हैं इनको अच्छा माना गया है और जो बाकी 4 हैं इनको अच्छा नहीं माना गया है। तो जो 4 अच्छे माने गए, आपके जो 4 नैतिक विवाह, आदर्श विवाह माने गए हैं, वो है आपके ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य। और जो 4 अप्रशस्त कोटि के या निम्न विवाह माने गए हैं, ये हैं आपके गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह। क्या कहलाता है? तो देखिए क्रय द्वारा जो किया गया हिंदू विवाह है, ये कहलाता है आपका असुर विवाह। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह कहलाता है, ठीक है। देखिए क्रय द्वारा जो हिंदू विवाह किया जाता है इसको असुर विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो वर कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्रदान करता है। ऐसे विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है। नागा जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? जिमरमैन ने, चार्ल्स कूले ने, पीएच प्रभु ने या रॉबर्ट बीरस्टीड ने? तो जो आपका आणविक परिवार है इसकी जो अवधारणा है ये दी है आपकी जिमरमैन ने। किसने दी है? जिमरमैन ने दी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्त मूलक परिवार, ठीक है। क्या कहा जाता है? रक्त मूलक। देखिए पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला जो परिवार है इसको रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें जो सभी सदस्य हैं ये क्या होते हैं? रक्त से संबंधित होते हैं। कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता, जैसे नायर परिवार, ठीक है। नायर परिवार क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त मूलक परिवार।
लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है। चैप्टर में ये चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी। क्या कहलाता है? सहप्रसविता, पितृश्रेय, माध्यमिक संबोधन या मातुले। देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है उसको कहते हैं मातुले। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, यानी कि जो हमारा टेस्ट 2 था, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका टेस्ट जरूर है। पहले क्या करिए, पहले इसके आंसर आप खुद से देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कर दीजिए और खुद से आंसर सोचिए। जब आपको खुद से आंसर नहीं आए तब आगे वीडियो आप देखिए। ठीक है, करते रहिए। और जहां पर आपको लगे, आप देखिए क्वेश्चन से भी शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। जो चीजें आपको लगे कि थ्योरी में आपकी छूट गई थी, वो आप इनको क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स उसके बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।